दोस्तों, आज के 140 एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं आज की। उसके पास खड़े एक लड़के ने धीरे से कहा, ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो ग्रैंड मास्टर सूची में 15वें स्थान पर है। पहले वाले लड़के ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा, ओह, अब मैं थोड़ा चिंतित हूँ कि समर वरिंदर गिल के बुरे पक्ष में आ गया है। वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि वरिंदर ने एक ही तलवार से अत्यंत पावरफुल विशालकाय समुद्री राक्षस को मार डाला था। लोग आश्चर्य से चर्चा कर रहे थे। वहीं जब समर को वरिंदर गिल की पावर का एहसास हुआ तो उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसकी भौहें तन गई। जब ऑक्टोपस राक्षस को वरिंदर गिल ने मार डाला तो दूर स्थित समुद्री डाक जहाज ने पीछे मुड़कर और उसके पैसेंजर जहाज पर हमला कर दिया। तभी फूल परी ने मुस्कुराते हुए कहा, समुद्री डाकू बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि वह गहरे समुद्र के नीचे के राक्षसों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी बात सुनते ही समर की नजरें और गहरी हो गई थी। उसने समुद्री डाकुओं की किंवदंतियां जरूर सुनी थी और उनमें से कुछ ताकतवर एंशिएंट्स मार्शल आर्ट फाइटर समुद्री डाकुओं ने समुद्री राक्षसों को इंसानों पर हमला करने के लिए मजबूर करने के खास तरीके सीख लिए थे। समर को पता था कि समुद्री डाकुओं के चले जाने का कारण ये था कि उन्होंने विशालकाय ऑक्टोपस की मौत को देखकर यह जान लिया था कि पैसेंजर जहाज पर सवार लोग कितने पावरफुल और कठोर थे। वही समुद्री तूफान जारी रहा और तेज हवाएं और बारिश की बूंदें डेक को हिलाती रही। हालांकि समुद्री डाकू पीछे हट गए थे। बारिश इतनी तेज थी कि डेक पर पड़ा खून तुरंत ही बह गया और अगर किसी ने खुद ये न देखा होता, कोई भी ये नहीं बता पाता कि अभी अभी यहाँ पर लोग मरे थे। इन सब के बाद वरिंदर गिल ने समर को अपनी ठंडी नजर से देखा और बेडरूम की तरफ चला गया। कुछ और लोग भी वरिंदर गिल के पीछे पीछे चले गए थे। जब उन्होंने समर को देखा तो उनकी आंखों में अजीब से भाव थे। उनका मानना था कि वह जरूर किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला था, क्योंकि उसने पावरफुल वरिंदर गिल को नाराज जो कर दिया था। तभी फूल परी ने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाते हुए कहा, समर, तुम्हें वरिंदर गिल से सावधान रहना चाहिए। उसकी बात सुनकर समर ने बड़े ही लापरवाही से हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। समर को इतना कॉन्फिडेंट देखकर फूल परी ने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उसे ज्यादा अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी। समुद्र को निहारने के बाद वो भी डेक से चली गई। जब सभी लोग डेक से चले गए तो समर वहां अकेला रह गया था। तभी डार्क नाइट एम्परर ने टेलीपैथी से समर के मन में कहा, छोटे, मुझे समुद्र के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वो अभी अभी पीछे हट गया। उसकी बातों को सुनकर समर ने हैरान होते हुए कहा, सीनियर, क्या आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से भी इसे महसूस नहीं कर सकते? डार्क नाइट एम्परर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अगर ये पहले होता तो मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन अब मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ और मेरे पास केवल स्पिरिचुअल एनर्जी ही बची है। इसीलिए मैं केवल अस्पष्ट रूप से एक विशाल समुद्री राक्षस को महसूस कर सकता हूँ, जो ऑक्टोपस से भी अधिक पावरफुल है। समर ने अपना सिर हिलाया और ठंडी आह भरते हुए कहा, लगता है समुद्र खतरे से भरा है। वो जानता था कि मृत विशाल ऑक्टोपस समुद्र का एक छोटा सा सैनिक मात्र था, तथा समुद्र के नीचे उससे भी अधिक पावरफुल समुद्री राक्षस जो मौजूद थे। अब क्योंकि रहस्य में समुद्री राक्षस पीछे हट चुका था, इसीलिए समर को डेक पर रुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए वह मुड़ा और वो वापस चला गया। जैसे ही वो बेडरूम में दाखिल हुआ, मॉक ने उसे देखते हुए कहा, बॉस, आप वापस आ गए। मिस शिवांगी आपसे मिलने आई थी और आपके न होने पर वो चली गई। समर ने अपना हल्का सा सिर हिलाया, क्योंकि वो जानता था कि शिवांगी बस उससे टाइम पास करने के लिए बात करना चाहती थी और उसके पास अभी इसके लिए समय नहीं था। तभी समर मॉक की तरफ देखते हुए कहने लगा, मॉक, तुम लोग समय निकालो और अधिक प्रैक्टिस करो। मैं तुम लोगों को इस यात्रा पर इसीलिए लेकर आया हूँ
ताकि तुम एंशियंट मार्शल आर्ट की दुनिया के नरसंहार के बारे में अपना ज्ञान बढ़ा सको। शैडो ग्रुप टीम पहले भी नरसंहार में शामिल थी, लेकिन वे केवल नॉर्मल दुनिया में थे, न कि एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड में, जो कहीं अधिक पावरफुल था। समर की बात सुनकर शैडो ग्रुप टीम ने अपना सिर हिलाया और प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी ताकत कितनी इम्पोर्टेंट है। वे जितने ज़्यादा पावरफुल होंगे, उतने ही बेहतर तरीके से अपनी रक्षा कर पाएंगे। समर उन्हें प्रैक्टिस शुरू करते देख बहुत खुश हुआ और वो भी उनके साथ शामिल हो गया था। उसने जमीन पर पैर क्रॉस करके रखे और हाथ ऊपर उठाए और एक मंत्र का जाप किया। जैसे ही वो नाक से सांस लेता और छोड़ता, उसकी छाती ऊपर नीचे होती। हर बार जब वो हरे रंग की सुगंध लेता, तो उसके मुंह से सफेद हवा निकलती। यह अधूरा है, फिर भी इतना मजबूत है कि हर बार प्रैक्टिस करने पर समर की त्वचा, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत कर रहा था। हरे सार की खुशबू समर के रोम छिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसके शिरोबिंदु को साफ कर दिया, जिससे वो बड़ा हो गया, ताकि अधिक इम्पोर्टेंट सार को समायोजित किया जा सके। उन्होंने पूरी रात प्रैक्टिस की और दूसरे दिन सूरज उगने पर तूफान भी थम गया। धूप खिल गई थी और समुद्र पर सब कुछ सामान्य हो चुका था। समुद्र बेरहमी से बदल चुका था। एक पल में तूफान आ सकता था और दूसरे ही पल बसंत की तरह धूप और गर्मी हो सकती थी। तभी डेक से अचानक एक उत्साहित आवाज आई, डार्क आइलैंड आगे है, हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। समर की लॉयन दानव किंग को बचाने के बारे में उत्साहित था। उसने मुस्कुराते हुए शैडो ग्रुप टीम से कहा, चलो बाहर चले। वो शैडो टीम के साथ बेडरूम में डेक पर आ गया था। डेक लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि सभी एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर्स अपने बेडरूम से निकलकर यहाँ जमा हो गए थे। वे सभी डार्क आइलैंड में प्रवेश करना चाहते थे, ताकि वहां स्पिरिचुअल हथियार के लिए लड़ सकें। डेक पर पहुंचते ही समर ने दूर तक देखा और उसको एक विशाल काला आइलैंड दिखाई दिया, जिसमें काली चट्टानें, काले पेड़, काले फूल और सब कुछ काला था। समर गंभीर दिख रहा था, जबकि बाकी लोग बहुत खुश लग रहे थे। उसने अपनी गहरी इंद्रियों से डार्क आइलैंड से आती एक प्रबल पावर का आभास किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल समर ने डार्क आइलैंड की विशिष्टता को महसूस किया, बल्कि फूल परी वरिंदर गिल, शिवांगी और पिशाच मास्टर के साथ रहने वाले लोगों ने भी इसे महसूस कर लिया था। पैसेंजर जहाज डार्क आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में समुद्र की सतह बेहद डरावनी लग रही थी, क्योंकि वो टूटे हुए जहाजों के अवशेषों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कम से कम सैकड़ों जहाज यही नष्ट हो गए हों। टूटे हुए डेक के आसपास अनगिनत लाशें तैर रही थी, जिनमें से कुछ तो समुद्री राक्षसों द्वारा छोड़े गए भयावह कंकाल मात्र थे। लोगों के चेहरे पर रोमांच की जगह डर छा गया था, क्योंकि हजारों की संख्या में मौजूद फाइटर्स ने उन्हें आश्चर्यचकित जो कर दिया था। तैरती हुई लाशों के अलावा वहां और भी लाशें पानी के नीचे थी। कोई नहीं जानता था कि यहाँ कितने लोगों की जान गई थी। ये डार्क आइलैंड में 10 मील से भी ज्यादा दूर था, इसीलिए वे लोग आइलैंड पर पहुंच भी नहीं पाए थे। वे जैसे जैसे आइलैंड के करीब पहुंचते गए, वहां लड़कियां और लाशों के टुकड़े उतने ही ज्यादा होते गए। हवा में खून की तेज गंध फैल चुकी थी। समर ने चुपचाप इन फाइटर्स को देखा और सोचा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि डार्क आइलैंड प्रशांत महासागर के 10 सबसे खतरनाक द्वीपों में से एक था। ट्रिंग ट्रिंग। तभी एक तेज रिंगटोन ने सन्नाटा तोड़ा और ये समर का फोन बज रहा था। समर ने अपना फोन निकाला। ये लॉयन दानव किंग का था। समर ने आंसर की दबाई और फोन जल्दी से कान पर लगाते हुए कहा, लॉयन दानव किंग, तुम कहाँ हो? मैं एक पल में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। लॉयन दानव किंग ने भयभीत स्वर में कहा, मास्टर, यहाँ भयानक पैदल फोर्स है और आपको यहाँ नहीं आना चाहिए।
लोयन दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग के डार्क आइलैंड पर फंसने के बाद शुरुआती कुछ दिन तो ठीक रहे, लेकिन जल्द ही उन्होंने और भी भयानक और अजीबोगरीब चीजों का सामना करना पड़ा। अविश्वसनीय मानव चेहरे वाली मकड़ियां और चलती हुई लाशें थीं, जो उनकी कल्पना से भी परे थी। यह जानते हुए कि लोयन दानव किंग उससे झूठ नहीं बोलेगा, समर यह देखकर दंग रह गया कि डार्क आइलैंड कितना भयावह था। समर ने चिल्लाते हुए कहा, लोयन दानव किंग। इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, नेटवर्क इशू आ गया और सिग्नल गायब हो गया। समर संपर्क टूटने से परेशान था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि लोयन दानव किंग कहाँ पर था। उधर सबसे डार्क आइलैंड में लोयन दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग उनके पीछे चलती चीखती फसल से दूर भाग रहे थे। भागते भागते ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लोयन, चलो अलग हो जाते हैं ताकि हमारे बचने की संभावना बेहतर हो। उसकी बात सुनकर लोयन दानव किंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं बाएं जाऊंगा और तुम दाएं जाओ। इसके बाद लोयन दानव किंग बाईं तरफ भागने लगा, जबकि ग्रीन ड्रैगन दानव किंग दाईं तरफ पागलों की तरफ भागने लगा था। चौराहे पर फसल की मरती हुई अंगारों जैसी आंखें भ्रम से भर गई, लेकिन फिर उसने एक अजीब हरी रोशनी की किरण डाली और बाईं तरफ लोयन दानव किंग का पीछा चल पड़ा। मृत फसल चल रही थी, क्योंकि ये मानव द्वारा कंट्रोल की जा रही थी। वहीं उधर समर लोयन दानव किंग के बारे में चिंतित था, क्योंकि वहां कोई सेल फोन सिग्नल भी नहीं था। जहाज और फसलों के टूटे हुए टुकड़ों के कारण पैसेंजर जहाज अंतिम कई मील बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। प्रशांत महासागर के 10 सबसे खतरनाक द्वीपों में से एक रूप में डार्क आइलैंड पहले ही भयावह रूप धारण कर चुका था। तभी शिवांगी अचानक समर के पास आई और उसे धीमी आवाज में कहने लगी, शैडो किंग, ये आपके लिए डार्क आइलैंड का नक्शा है। ये कहते हुए उसने एक नक्शा समर की तरफ बढ़ा दिया। समर ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाई। फायर एम्परर सेक्ट फर्स्ट क्लास की पावर कहलाने का हकदार था, क्योंकि उसके पास डार्क आइलैंड का नक्शा भी था। समर ने उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या आपको इस नक्शे की जरूरत नहीं है मिस शिवांगी? शिवांगी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मेरे पास 2 और हैं। मैं तुम्हें रात भी एक देना चाहती हूँ, लेकिन तुम वहां नहीं गए थे, इसीलिए मैं इसे अभी दे रही हूँ। समर ने नक्शा संभाला और उसका ईमानदारी से शुक्रिया अदा करते हुए कहा, धन्यवाद। समर ने सोचा था कि शिवांगी सिर्फ उसके साथ बातचीत करने और टाइम पास करने के लिए आई थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो उसे नक्शा देने जा रही है। खतरनाक जानवरों और विषैले राक्षसों से भरे डरावने डार्क आइलैंड पर यह एक बहुत ही मानचित्र मददगार होगा। शिवांगी उसे नक्शा देने के बाद फायर एम्परर सेक्ट के पास वापस चली गई और ब्राउन कोट वाले बुजुर्ग ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, आपको समर को नक्शा नहीं देना चाहिए था मिस। वो उसके दोस्त पर मुस्कुराई, मुझे उस पर विश्वास है। ब्राउन कोट वाले एक एल्डर ने हस्ताक्षर किए। कुछ कहने के लिए अपनी मुंह खोला ही था, लेकिन अंततः जब उसने शिवांगी की स्थिति के बारे में सोचा तो कुछ नहीं कहा। शिवांगी को समर पर भरोसा था, लेकिन ब्राउन कोट वाले बुजुर्ग को नहीं। उसे लगता था कि समर डार्क आइलैंड से बाहर भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसने तलवार मंडप को जो नाराज कर दिया था। तभी मॉक समर के पास चला गया और उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, बॉस, हो सकता है कि फायर एम्परर सेक्ट की यंग मिस आप में इंटरेस्ट रखती हो, इसीलिए उसने आपको डार्क आइलैंड का नक्शा दिया हो। समर ने मॉक पर एक नजर डाली और थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, दफा हो जाओ। मॉक मुस्कुराया, क्योंकि वो ये निश्चित करना चाहता था कि शिवांगी को आकर्षक समर में इंटरेस्ट था।
जैसे ही कि कई अन्य महिलाओं को। पैसेंजर जहाज अंततः टूटे हुए डेक और फसलों के बीच में गुजरता हुआ 1 घंटे बाद डार्क आइलैंड पर पहुंचा। जैसे जैसे लोग उसे पास से देखने लगे, उन्हें डार्क आइलैंड की भयावह का एहसास होने लगा था। पेड़ों और फूलों समेत तमाम काली चीजों से एक अजीब सा नजारा उभर रहा था। लोग एक एक करके पैसेंजर जहाज से उतरकर डार्क आइलैंड की भूमि पर कदम रखते गए, जो नमकीन गंध के साथ साथ डार्क आइलैंड की भूमि से अलग थी। तभी वरिंदर गिल और तलवार मंडप के कुछ लोगों ने समर की टीम को डार्क आइलैंड में प्रवेश करते ही रोकते हुए कहा, यह तुम्हारी मौत का समय है समर। समर जानता था कि वह उसे ऐसे जाने नहीं देंगे, और अगर तूफान न आता तो वे कब का उसे मार चुके होते। अब जबकि तूफान नहीं था, वे समर का अंत करना चाहते थे। तभी शिवांगी ने उन लोगों के पास आते हुए कहा, वरिंदर गिल, हम यहाँ स्पिरिचुअल हथियार के लिए संघर्ष करने आए थे, आपस में फाइट करने के लिए नहीं। इससे केवल दूसरे राक्षसों को मौका मिलेगा। वास्तव में डार्क आइलैंड पर मानव के अलावा कई भयावह प्राणी थे, इसीलिए एक दूसरे को मारना अच्छा विचार भी नहीं था। बेशक ब्लैक बेल्ट सेक्ट और वैम्पायर सेक्ट जैसे सभी लोग शिवांगी के पक्ष में नहीं थे। वे समर को मारने में वरिंदर गिल का साथ दे रहे थे, क्योंकि उससे उनका एक प्रतिद्वंदी खत्म हो जाता। तभी दानिश आगे बढ़कर बोला, ऐसा नहीं है मिस शिवांगी, क्योंकि स्पिरिचुअल हथियार मिलने पर छिपे हुए हमलों से बचने के लिए संघर्ष को अभी हल करना बेहतर ही था। वह निश्चित रूप से तलवार मंडप के पक्ष में था, क्योंकि उसकी भी समर के साथ दुश्मनी थी। इस समय दूर घास में कुछ आवाज आ रही थी, मानो ये उनकी तरफ आ रही हो। तभी एक यंग एंशियस्ट मार्शल आर्ट फाइटर का दिल अचानक निकल गया। चीखने के बाद एक तेज चीख के साथ उसकी मौत हो चुकी थी। सभी लोग पीछे मुड़कर देखने लगे, और उन्होंने देखा कि एक विशाल मकड़ी पीछे से उन्हें घूर रही थी और तेजी से हंस भी रही थी। इस मकड़ी का चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन शरीर मकड़ी का ही था। इसके 8 पैर थे, और हर एक पैर बहुत मोटा और काले कांटों से ढका हुआ था, जो इंसान को चीरने के लिए काफी था। समर ने जब मकड़ी को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने पहले कभी मानव चेहरे वाली मकड़ी नहीं देखी थी, बल्कि केवल इसके बारे में सुना था। उसने सुना था कि मानव चेहरे वाली मकड़ी पुरुषों को लुभाने और उनके दिल को खाने के लिए एक आकर्षक महिला की आवाज निकाल सकती है, लेकिन यहाँ पर मानव चेहरे वाली मकड़ी किंवदंती वाली मकड़ी से अलग थी, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं से एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर पर हमला किया था और उसका दिल खा लिया था। जैसे ही मानव चेहरे वाली मकड़ी ने दिल निगल लिया और उसने अपने मुंह के कोनों को चाटकर साफ कर लिया, तभी उसने धीरे से कहा, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। समर येशुको, सातो वुल्फ, फैंग टीम और बाकी सभी लोग मकड़ी की बात सुनकर आश्चर्यचकित थे। सभी मन ही मन में एक ही बात बोल रहे थे, क्या मानव चेहरे वाली मकड़ी बोल भी सकती है? समर समेत सभी लोग उस पर स्तंभ रह गए थे। तलवार मंडल से वरिंदर गिल और ब्लैक ब्लेड सेक्ट से दानिश भी स्तब्ध थे। फूल परी और शिवांगी को छोड़कर बाकी सब घबरा गए। वह दोनों बस उस मानव चेहरे वाली मकड़ी को शांति से देख रही थी, मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि वह बोल सकती है। मानव चेहरे वाली मकड़ी बेहद उग्र थी, क्योंकि आसपास के सभी लोग उससे कोई खतरा नहीं समझ रहे थे। उसने सबके सामने उस एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर का दिल खा लिया। तभी फूल परी ने धीरे से कहा, यह एक विकसित मकड़ी है, मकड़ियों की किंग। उसके लाल होठ थोड़े मुड़े हुए थे। एक छोटे बालों वाली एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर ने प्रश्नवाचक स्वर में पूछा, परी, विकसित मकड़ी क्या होती है? फूल परी ने
प्यार से मुस्कुराते हुए समझाते हुए कहा, सभी को इससे परिचित होना चाहिए। इंसान विकसित होते हैं और जानवर भी विकसित होते हैं। ये मकड़ी बहुत सारे इंसानों को खाकर राक्षस बन गई है। अब ये बेहद पावरफुल है, ग्रैंड मास्टर्स किंगडम के फाइटर के बराबर। फूल परी की बात सुनकर सब हैरान रह गए थे। उन्होंने मन ही मन में कहा, क्या ये मानव चेहरे वाली मकड़ी ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल से फाइटर जितनी पावरफुल है? उन सभी के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। कोई आश्चर्य नहीं था कि उस मानव चेहरे वाली मकड़ी ने उस एशियन मार्शल आर्ट फाइटर पर हमला करने की हिम्मत की थी, क्योंकि ये ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल की जो मकड़ी थी, समर ने अपनी नजरें स्थिर कर ली। जाहिर है, जानवरों के विकास के बारे में उसने पहली बार सुना था, लेकिन एक बात तो पक्की थी, ये फूल परी तो बहुत कुछ जानती ही थी। तभी समर को अचानक डार्क नाइट एम्परर के शब्द याद आ गए। छोटे, फूल परी उतनी सरल नहीं है जितनी वो दिखती है। डार्क नाइट सम्राट पहले भी उस रहस्यमयी छोटी सी दुनिया में जा चुका था, जहां जानवर राक्षसों में बदल गए थे और इंसानी भाषाएं बोलते थे। समर ने मन ही मन सोचा कि हालांकि एनियंस मार्शल आर्ट फाइटर को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन ये फूल परी इतना कुछ जानती थी, तो क्या उसे आत्म साधक के बारे में भी पता हो सकता है? उतना ही नहीं, डार्क नाइट सम्राट को भी फूल परी की उतनी ही पावरफुल एनर्जी का एहसास हुआ जितनी समर को हो रही थी। ये एनर्जी ग्रैंड मास्टर किंगडम से अलग थी। समर ने अपना सिर हिलाया। वो समझ गया था कि डार्क नाइट एम्परर उसे क्या चेतावनी दे रहा था कि उसके फूल परी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। ये एक रहस्यमयी औरत थी। तभी मानव चेहरे वाली मकड़ी ने फूल परी को आश्चर्य से देखते हुए कहा, इतना स्वादिष्ट औरत का खून, तुम मेरी बढ़ती हुई क्षमताओं के बारे में जानती हो? मानव चेहरे वाली मकड़ी पहले बुद्धि से रहित थी, लेकिन डार्क आइलैंड पर एक फल खाने के बाद उसमें दिमाग विकसित हो गया था। अब उसका चेहरा मानव जैसा है। ये मानव भाषा भी बोल सकती थी और इसका दिमाग भी तेज होता जा रहा था। फूल परी एक अस्पष्ट इरादे के साथ हल्के से मुस्कुराते हुए कहने लगी, मानव चेहरे वाली मकड़ी, हालांकि तुम विकसित हो गई हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि अभी भी सीमित है। तुम्हें वास्तव में उस एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर पर हमला नहीं करना चाहिए था। उसकी बात सुनकर मानव चेहरे वाली मकड़ी क्रोधित हो गई और उसने गुस्से से फूल परी को घूरते हुए कहा, घिनौनी औरत, तूने मेरी बुद्धि का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मैं तेरा दिल खा जाऊंगी। अपने विकास के बाद से ये सभी मकड़ियों की किंग बन गई थी और कई मकड़ियां इसकी सबऑर्डिनेट थी। मकड़ी खुद को बहुत चालाक समझती थी। अब जब फूल परी ने उसकी बुद्धि का अपमान किया, तो मानव चेहरे वाली मकड़ी स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गई थी। मकड़ी दहाड़ते हुए अपने पिछले पैरों से हवा में उछालती हुई सीधे फूल परी की तरफ दौड़ी और वह उस दुष्ट महिला को मारना चाहती थी। इसके पैर 2 मीटर से भी ज्यादा लंबे थे और नुकीले कांटों से ढके हुए थे। ये कांटे हवा में छेद करते हुए वातावरण में अनगिनत छेद कर रहे थे, जो देखने में बेहद भयावह था। अगर ये इंसानों के संपर्क में आता तो उसके पूरे शरीर में छेद कर देता। ये दृश्य देखकर आसपास के लोग स्तब्ध रह गए थे। सभी फूल परी को अपनी सांसें थामे देख रहे थे। हालांकि उस भयावह मानव चेहरे वाली मकड़ी को देखकर फूल परी जरा भी विचलित नहीं हुई। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उसने अपना दाहिना हाथ हवा में हल्के से हिलाया, जिससे एक बेहद पावरफुल हवा की धार बन गई थी। हवा की धार में अविश्वसनीय गति थी। ये तुरंत मकड़ी के शरीर तक पहुंच गई। उसे 2 हिस्सों में काट दिया गया, जिससे वो मर गई। फूल परी के एक वार से ग्रैंड मास्टर किंगडम की मानव चेहरे वाली मकड़ी अब मर चुकी थी। आसपास के लोग हैरानी से भर गए थे। उसमें से एक लड़के ने चौंकते हुए कहा, फूल परी अविश्वसनीय है, उसने एक ही वार में मानव चेहरे वाली मकड़ी को मार डाला। उसके पास खड़े लड़के ने धीरे से कहा, हाँ, वो ग्रैंड मास्टर लिस्ट में भी नहीं है। जाहिर है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था।
पहले वाले लड़के ने उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, मुझे लगता है कि अगर वो ग्रैंड मास्टर लिस्ट में शामिल हो जाती है तो वो निश्चित रूप से टॉप 10 में होगी। चारों तरफ उपस्थित एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर ने आश्चर्य भरी आंखों से चर्चा शुरू कर दी थी। ग्रैंड मास्टर लिस्ट में केवल ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल से एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर्स के नाम ही दर्ज किए जाते थे। हालांकि कुछ लोगों को विशेष कारणों से सूची में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि वे अपनी असली क्षमताओं को छिपाना चाहते थे। फर्स्ट क्लास की पावर हेड्रेड फ्लावर सेक्ट की संत में होने के नाते सभी को फूल परी की अपार पावर्स के बारे में पता था। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह उतनी पावरफुल थी। इस क्षण सभी लोग पूरी तरह स्तब्ध थे। तलवार मंडप से वरिंदर गिल, फायर एम्परर सेक्ट से शिवांगी, पिशाच सेक्ट से एल्डर और अन्य सभी फाइटर भारी आंखों से फूल परी की तरफ ही देख रहे थे। समर भी डरा हुआ था, क्योंकि उसे फूल परी के हमले का अंदाजा भी नहीं था। वो वाकई में बहुत पावरफुल थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि डार्क नाइट एम्परर ने उसके असाधारण होने की प्रशंसा की थी। निश्चित रूप से जो व्यक्ति डार्क नाइट एम्परर को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता था, वो निश्चित रूप से असाधारण नहीं था। समर को राहत का एहसास हुआ। हालांकि वो फूल परी का दोस्त नहीं था, पर दुश्मन भी नहीं था। तभी मानव चेहरे वाली मकड़ी को मारने के बाद फूल परी ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, प्रशांत महासागर के 10 सबसे खतरनाक आइलैंड में से एक डार्क आइलैंड अविश्वसनीय रूप से घातक था। ये अविश्वसनीय रूप से भयानक था। प्लीज सभी लोग सावधान रहें। सबने सिर हिलाया। इस समय कोई भी फूल परी का विरोध करने वाला नहीं था। वो बहुत पावरफुल जो थी। वही मॉक ने शांत होने के लिए अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, बॉस, क्या यह महिला कुछ ज्यादा ही पावरफुल नहीं है? मैं तो बुरी तरह डर गया हूँ। मानव चेहरे वाली मकड़ी की मौत के पल में मॉक का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। आखिरकार मकड़ी ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल की थी, मॉक से भी ज्यादा पावरफुल। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विचित्र रूप से पावरफुल परी ने उसे एक ही वार में जो मार डाला था। तभी समर ने अपनी टीम के मेंबर्स को वार्निंग देते हुए कहा, मॉक, बाल्टमैन, डेथ गॉड और योशिको शातो, याद रखना, फूल परी का विरोध मत करना। मॉक और बाकी सभी ने सहमति ने अपना सिर हिलाया। अगर समर ने न कहा होता तो वे भी फूल परी से टकराने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वो औरत बहुत ही डरावनी थी। पिछले सीन के बाद सबका मन उदास हो चुका था। जैसे ही वे डार्क आइलैंड में दाखिल हुए, मानव चेहरे वाली मकड़ी दिखाई दी। वे डर गए थे कि आगे क्या होने वाला है। लोगों का ग्रुप चलता रहा, लेकिन समर ने देखा कि फूल परी के सबऑर्डिनेट्स में से एक हरे रंग की ड्रेस में एक महिला जो पहले ग्रुप के पीछे चल रही थी, वो गायब हो गई थी। हरे कपड़े वाली महिला को फूल परी ने लोगों के पीछे चलने का ऑर्डर दिया था। सबके चले जाने के बाद वो मानव चेहरे वाली मकड़ी की लाश के पास गई। उस औरत ने मन ही मन में सोचा, फूल परी चाहती है कि मैं बिना किसी को पता चले उस मानव चेहरे वाली मकड़ी के दानव केंद्रक को खोज निकालूं। उन्हें दूर चले जाना चाहिए। हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने एक खंजर निकाला और मकड़ी के पेट को फाड़ डाला और घिनौना नजारा सहती रही। उसे कुछ ऐसा मिला जो काले क्रिस्टल जैसा दिख रहा था। वो काला क्रिस्टल लगभग एक अंडे के आकार का था और उससे एकदम काली रोशनी निकल रही थी। यह निश्चित रूप से दानव का केंद्रक था। दानव नाभिक चेहरे वाली मकड़ी की पावर का सार था। यह अत्यंत उपयोगी था। यह न केवल एक एंशिएंट मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को बढ़ाने में सक्षम था, बल्कि इसका उपयोग अल्केमी तकनीक की प्रैक्टिस में भी किया जा सकता था और फाइटिंग तकनीक बनाने में भी किया जा सकता था। हरे कपड़ों वाले उस लड़की ने राक्षस का केंद्रक अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद जब उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया, तो वो जल्दी से वहां से चली गई। हरे कपड़े वाली लड़की दानव केंद्रक लेकर वापस आई और उसे फूल परी को दे दिया।
उसकी इस गुप्त हरकत के बावजूद समर ने उसे देख लिया था। समर हरी पोशाक वाली लड़की को ही देख रहा था। ज्यादा सटीक तौर पर कहे तो वो फूल परी को देख रहा था। वो जानता था कि वो जितना बता रही थी उससे कहीं ज्यादा जानकार थी। समर होशियार था। वो जानता था कि फूल परी ने मानव चेहरे वाली मकड़ी को क्यों मारा। उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर थी। इसका उस वस्तु से जरूर कुछ लेना देना था जो लड़की ने बरामद की थी। हालांकि फूल परी साफ तौर पर नहीं चाहती थी कि किसी को उस वस्तु या उसके इस्तेमाल के बारे में पता चले। वही हालांकि अभी दिन था, लेकिन फिर भी डार्क आइलैंड पर बहुत अंधेरा था। वे दर्जनों मीटर ऊंचे ऊंचे काले पेड़ों से घिरे हुए थे। इन पेड़ों ने आसमान को ढक लिया था और सूरज की रोशनी को रोक दिया था, जिससे वातावरण बेहद उदास हो गया था। स्पिरिचुअल हथियार आइलैंड के केंद्र में था। अगर कोई स्पिरिचुअल हथियार प्राप्त करना चाहता था तो उसे डार्क आइलैंड के केंद्र में जाना पड़ेगा। यह विशेष स्पिरिचुअल हथियार एक विशेष रूप से शक्तिशाली स्पिरिचुअल हथियार था, इसीलिए उसने कई लोगों को आइलैंड की तरफ आकर्षित किया था। समर के कानों ने अचानक पीछे से फुफकारने की आवाज सुनी। हालांकि आवाज कमजोर थी, फिर भी समर की अद्भुत शक्ति ने उसे सुन लिया। आवाज सुनकर समर ने अचानक कहा, सब लोग धीरे चलिए, कोई हमारा पीछा कर रहा है। समर को उस खतरनाक आइलैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए जब उसने कोई आवाज सुनी तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि बाकियों को रुकने के लिए कह दे। आखिरकार चाहे तो वो फूल परी हो या फिर उच्च स्तर की शक्ति, ये सभी हजारों सालों से मौजूद है और उन्हें कई रहस्यों का ज्ञान रखते हैं। समर की आवाज सुनकर सभी लोग रुक गए और पीछे की तरफ देखने लगे। वरिंदर गिल ने एक नजर पीछे मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कोई भी हमारा पीछा नहीं कर सकता। सबने सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें भी कुछ नहीं दिखाई दिया। पेड़ों और चट्टानों के खालीपन की आवाज वहां कुछ भी नहीं था। ये सब लोग चौंक कर उस जगह की तरफ देखने लगे थे। हाँ, वहां एक इंसान जरूर था, लेकिन वो मरा हुआ था। उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी, बिना किसी हलचल के, बिना किसी सांस लिए। जाहिर है उसकी हत्या कर दी गई थी। फूल परी ने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने उनसे 20 मीटर पीछे एक जगह की तरफ देखा और कहा, वहां एक इंसान है। उसकी बात सुनकर दानिश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, परी, वो एक मरा हुआ व्यक्ति है, वो हमारा पीछा नहीं करेगा। दानिश की बात पर सबने सिर हिलाया। एक मरा हुआ इंसान उनके पीछे कैसे जा सकता है? तभी फूल परी ने लाश को देखते हुए हल्के से कहा, यह डार्क आइलैंड है, यहाँ कुछ भी संभव है। क्योंकि यह समर ही था जिसने एक आवाज सुनी थी। वो ये सुनिश्चित करने के लिए लाश के पास गया कि वह वास्तव में मरा हुआ है या नहीं। समर ने लाश को गौर से देखा। जाहिर है किसी ने उसे मार डाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फूल परी ने लाश की तरफ इशारा क्यों किया था। तभी फूल परी ने अचानक से कहा, समर, कोशिश करो और तुम इसका सिर काट दो। समर उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि फूल परी ने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा था। लेकिन फूल परी पर भरोसा रखते हुए उसने अपनी तलवार निकाली और लाश के सिर पर वार कर दिया। अचानक मानो समर के सिर काटने के प्रयास से जागकर लाश उछल पड़ी। उसकी आंखें हरी चमक उठी। उसने गुस्से से समर को देखा और तेजी से भागने के लिए मुड़ी। ये सब देखकर आसपास के लोगों की आंखें आश्चर्य से भर गई और वे हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भीड़ में खड़े एक लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, ये तो झूठ है, एक लाश कैसे भाग सकती है? एक और लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, मैंने अपने जीवन में इतने वर्षों में कभी किसी शव को दौड़ते हुए नहीं देखा। एक और लड़की ने डर के मारे कांपते हुए कहा, डार्क आइलैंड सचमुच डरावना है। पहले ये मानव चेहरे वाली मकड़ी और ये दौड़ती हुई लाश। आसपास के सभी लोग बातें करने लगे। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। इसमें से ज्यादातर एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर जमीन से जुड़े हुए थे। यह उनका समुद्र में पहला अनुभव था और डार्क आइलैंड पर भी यह उनका पहला ही अनुभव था।
उन्होंने जो देखा वो अविश्वसनीय था। जैसे ही लाश भागने लगी, फूल परी जोर से चिल्लाई, रोको उसे। समर तेजी से आगे बढ़ा और तुरंत लाश के सामने पहुंच गया। उसने सीधे लाश की तरफ घूसा मारा। समर के घूसे से एक जोरदार धमाके के साथ लाश उछलकर जमीन पर गिर पड़ी। लाश सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं थी, जाहिर है समर का मुकाबला भी नहीं कर पा रही थी। इस समय बाकियों को आखिरकार एहसास हो गया था कि लाश उनके पीछे पीछे चल रही थी। सब लाश के पास गए। सब देखना चाहते हैं कि आखिर वो क्या था। लाश बोलना नहीं जानती थी, वो बस अपनी आंखों में हरी रोशनी लिए लोगों के समूह को ही घूर रही थी। फूल परी ने लाश की तरफ देखते हुए कहा, लाश कठपुतली, ये एक नियंत्रित लाश कठपुतली है। समर ने यह सुनते ही अपने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लाश कठपुतली, ये क्या होती है, विस्तार में बताओ। फूल परी ने उसको लाश कठपुतली के बारे में समझाते हुए कहा, लाश कठपुतलियां वे मरे हुए शरीर हैं जिन्हें लोग नियंत्रित करते हैं। मरे हुए जीवित लोगों की कठपुतली बन जाते हैं। समर ने हैरान होते हुए पूछा, आप कह रही हैं कि इन सभी लाशों पर नियंत्रण किया जा रहा है? फूल परी ने हल्के से कहा, हाँ, इसे फिलीपींस जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के ओझाओं द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। उसकी बात सुनकर समर का चेहरा काला पड़ गया था। वो ओझाओं के बारे में जानता था। फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी ओझा होते थे। ये ओझा बेहद शक्तिशाली थे। उनके पास मन को नियंत्रित करने की, लाशों को नियंत्रित करने की और यहाँ तक कि इंसानों को नियंत्रित करने की भी क्षमता थी। ओझा बुराई का पर्याय थी। बहुत से लोग उनसे नफरत करते थे, इसीलिए वे अंधेरे में ही छिपते थे। साथ ही ओझा बेहद शक्तिशाली होते थे। बहुत से लोग उनसे डरते भी थे। अगर कोई ओझा को नाराज कर दे तो उसे पता भी नहीं चलता था कि उसे क्या हुआ था और वो मर भी जाता था। डार्क आइलैंड पर ओझा रहते थे। सबके मन में यही विचार था, लाश नहीं, वो लाश नहीं थी, वो एक कठपुतली थी। कठपुतली एक अजीब सी आवाज निकालने लगी। उसने अपना मुंह खोला और अपनी काली जीभ बाहर निकाली। उसके साथ ही उसके मुंह से एक दुर्गंध निकली। उसने समर को काटने के लिए अपना मुंह चौड़ा किया, उस व्यक्ति को मारने की कोशिश में जिसने उसे भागने से रोका था। जैसे ही लाश की कठपुतली ने समर कर हमला किया, भिक्षु ने तेजी से चिल्लाते हुए कहा, बहुत सावधान रहो। लाश कठपुतली स्पष्ट रूप से दुष्ट थी। कोई नहीं जानता था कि उसमें क्या अजीब शक्तियां थी। समर ने जल्दी से अपनी रेड फायर तलवार निकाली और उसे अपने छाती पर तान लिया। फिर वो हवा में उछलता हुआ लाश की कठपुतली पर वार करने लगा। लाश कठपुतली का सिर समर ने काट दिया था। हालांकि उससे निकला खून लाल नहीं था, बल्कि काला था। उसकी बदबू बहुत तेज थी। सबने नफरत से अपनी नाक भींच ली। अचानक एक काला कीड़ा लाश कठपुतली के सिर से निकलकर हवा में उड़ गया। यह नजारा देखकर सब दंग रह गए थे। उन्हें पता था कि यह कीड़ा लाश कठपुतली को नियंत्रित कर रहा था। कीड़ा ओझा का खजाना था। तभी सवर ने एक बार फिर अपनी तलवार निकाली और कीड़े के दो टुकड़ों में कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और एक जोरदार चीख निकली। कुछ पल तड़पने के बाद वो मर गया। तभी शिवांगी ने समर के पास आते हुए उससे कहा, शैडो किंग, आपको कीड़े को नहीं मारना चाहिए था। आपका चेहरा बहुत चिंतित दिख रहा था। सामान्य एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर्स की ओझाओं का कोई विशेष स्थान नहीं था। सिर्फ प्रथम श्रेणी की शक्तियों वाले लोग जैसे कि शिवांगी, फूल परी और वरिंदर गिल ही उनके आतंक के बारे में जानते थे। एक कीड़ा एक ओझा का खजाना होता था, जैसे वो अनगिनत प्रयासों से पालता था। वो एक बार मारे जाने पर ओझा अपने कीड़े की मौत का बदला बड़े ही बेरहमी से लेता था। तभी समर ने शिवांगी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मिस शिवांगी, आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने पहले ही कीड़े को मार दिया है। शिवांगी ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, शैडो किंग, मुझे समझाने दो। ओझा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। वे न केवल लाश कठपुतलियों को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि जंगली जानवरों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। वे मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं और दूसरे की जानकारी के बिना उन्हें मार भी सकते हैं।
वे बेहद डरावने होते हैं। लेकिन उसकी बातों का समर पर कोई असर नहीं हुआ और उसने लापरवाही से हंसते हुए कहा, ये ठीक है, अगर मुझे कोई ओझा मिल गया तब मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। समर को साफ पता था कि उसने पहले ही डार्क आइलैंड के ओझा के साथ दुश्मनी मोल ले ली थी। जैसे ही उसने लाश कठपुतली के कीड़े को मारा, वे कट्टर दुश्मन बन गए थे। कुछ क्षण आराम करने के बाद लोगों का समूह आइलैंड के केंद्र की तरफ आगे बढ़ता गया। डार्क आइलैंड न सिर्फ जंगली जानवरों से भरा हुआ था, बल्कि उसमें तरह तरह के खजाने भी थे। प्रशांत महासागर के 10 सबसे खतरनाक आइलैंड में से एक होने का कारण न सिर्फ इसकी निर्दयी प्रकृति थी, बल्कि इसीलिए भी इसमें बेशुमार खजाने थे, जो कई खजाने की तलाश करने वालों को आकर्षित करते थे। जैसे ही लोगों ने समूह से चलना शुरू किया, उन्हें एक काली चट्टान के ऊपर एक अजीब सा छोटा पेड़ दिखाई दिया। हैरानी की बात यह है कि वो पेड़ काला नहीं बल्कि हरा था। डार्क आइलैंड पर ज्यादातर चीजें काली थी, दूसरे रंग की चीजें लगभग न के बराबर थी। इसलिए जब सारे अंधेरे के बीच एक छोटा सा हरा पेड़ दिखाई दिया, तो उसने तुरंत सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो छोटा हरा पेड़ लगभग 2 मीटर ऊंचा था। उसका तना हरा था, उसके पत्ते हरे थे और उस पर एक हरा फल था। हरा फल मुट्ठी जितना बड़ा था। देखने में ये हरे सेब जैसा लग रहा था, लेकिन ये हरा सेब नहीं था। हरे फल के चारों तरफ एक हरे रंग का बवंडर छाया हुआ था। यह बवंडर एक पवन तरंग में बदल गया, जो लगातार फल के चारों तरफ घूमता रहा, जिसमें एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। तभी एक छोटे बालों वाला तलवारबाज अचानक चिल्लाया, आह! क्या ये विंड एलिमेंट विकास फल है? उसने फल को पहचान लिया था। तलवारबाज की आवाज सुनकर वरिंदर गिल ने गुस्से में उसे डांटा, अपना मुंह बंद करो, बकवास मत करो। छोटे बालों वाले तलवारबाज ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, सबने उसकी बातें सुन ली थी। उसकी बात सुनकर समर बहुत खुश हुआ। उसने एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड की एक किंवदंती सुनी थी, जिसमें कहा गया था कि स्वर्ण और पृथ्वी के बीच कुछ विकासवादी फल मौजूद हैं। इन्हें खाने के बाद व्यक्ति अलौकिक शक्तियों से संपन्न हो जाता है। अलौकिक शक्तियाँ आत्म साधकों के जादुई मंत्रों के समान अलौकिक शक्तियाँ। हालांकि जादुई मंत्रों को सक्रिय करने के लिए आकस्मिक एनर्जी और मंत्रों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जबकि स्वचालित मन रूप से इन्हें मुंह खोलकर मुक्त किया जा सकता है। विकासवादी फलों को अलग अलग सत्रों में विभाजित किया गया था। ग्रैंड मास्टर स्तर, स्प्रिट स्तर, किंग स्तर, एम्परर स्तर और इसी तरह प्रत्येक स्तर की अपनी 3 श्रेणियां थी, निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी। हरे फल पर एक पवन ब्लेड का निशान था, जो ग्रैंड मास्टर स्तर उच्च श्रेणी के विकासवादी फल के रूप में उसकी स्थिति को दर्शाता है। समर ने भूख भरी आंखों से हरे फल को देखते हुए मन ही मन कहा, अगर मैं इस विंड अल्टीमेट विकास फल को प्राप्त कर सकता हूँ, तो न केवल तूफान किंगडम में मेरी ऐसी क्षमताओं में सुधार होगा, बल्कि मेरी प्राकृतिक शारीरिक शक्ति भी एक सफलता तक पहुंच जाएगी। समर के अलावा सभी भूख हरी नजरों से फल को देख रहे थे। वे सभी विंड एलिमेंट विकास फल चाहते थे, लेकिन सभी शक्तिशाली फाइटर्स होने के कारण किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि दानिश अब और ईमानदार नहीं रह सकता था। इसीलिए वो विकासवादी फल लेने के प्रयास में सबसे पहले आगे बढ़ा। तभी वरिंदर गिल गुस्से में दहाड़ा, फाड़ में जाओ। उसने अपनी तलवार पकड़ी और दानिश की तरफ वार कर दिया। तलवार की आभा ने वातावरण को चीर डाला। वो बेहद शक्तिशाली आभा थी। उसने इतनी जबरदस्त ऊर्जा छोड़ी मानो दानिश को मार डालेगी। ये सब देखकर दानिश चौंक गया। वो तुरंत पीछे हट गया। ये तलवार छूने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाया था। दानिश परेशान लग रहा था। ग्रैंड मास्टर्स की सूची में उसका स्थान 19वां था और वरिंदर गिल 15वें स्थान पर था। उससे कहीं ज्यादा ऊंचा था। वरिंदर गिल उससे कहीं भी ज्यादा ताकतवर भी था।
उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। तभी वरिंदर गिल ने आज्ञाकारी स्वर में कहा, मैं विकासवादी फल ले रहा हूँ। बाकी सभी एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर फल लेने के लिए तैयार थे, लेकिन वरिंदर गिल की बात सुनकर उन्होंने अपनी हरकतें रोक दी। भले ही वे उसे नाराज थे, लेकिन जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि वरिंदर गिल बहुत ही शक्तिशाली था। बेशक हर कोई वरिंदर गिल से नहीं डरता था। फूल परी, शिवांगी और पिशाच सेक्ट के लोग सभी वरिंदर गिल की शक्तियों से बेखबर थे। तभी वरिंदर गिल को एक आवाज सुनाई दी। वरिंदर गिल, विकासवादी फल स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है। ये केवल सबसे शक्तिशाली लोगों का है। क्या आपको नहीं लगता कि इस पर दावा करना आपके लिए अनुचित था? वरिंदर गिल का चेहरा भारी हो गया। अगर ये शब्द दानिश या कोई और कह रहा होता तो वरिंदर गिल पहले ही अपनी तलवार से उन पर वार कर चुका होता, लेकिन आवाज फूल परी की थी और वो उसका विरोध करने से बहुत डर रहा था, और वह बहुत डरावनी भी थी। शिवांगी भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। विकासवादी फल एक खजाना है। यह उस व्यक्ति का है जो उसे लेने की ताकत रखता है। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि पिशाच सेक्ट के समुद्र एल्टर ने अपनी चाल चली। वह बिजली की तरफ तेज था। तुरंत उस छोटे से हरे पेड़ के पास पहुंच गया ताकि उसके फल छीन सके। एल्डर 60 साल का था। उसका चेहरा बूढ़ा लग रहा था, लेकिन उसका शरीर बहुत हष्ट-पुष्ट था। उसको वहां जाते हुए देख वरिंदर गिल गुस्से में दहाड़ा। कबीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो वहां पहुंचने की? जाहिर है कि वो बूढ़े आदमी को जानता था। कबीर ने वरिंदर गिल की तरफ देखा नहीं और विकासवादी फल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल फल से एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने कबीर को दूर धकेल दिया। कबीर को अपना शरीर स्थिर करने के लिए 1 दर्जन कदम बढ़ने से पीछे हटना पड़ा। एक मुंह बनाकर वो खड़ा हो गया। जाहिर है कि वो फल की स्वचालित रूप से पलटवार करने की क्षमता से स्तब्ध था। उसकी हालत देखकर वरिंदर गिल ने हंसते हुए कहा, हा कबीर, तुम बहुत कमजोर हो। उसके बजाय मुझे देखो। ये कहते हुए उसने अपनी चाल चली। वो भी छोटे हरे पेड़ के पास पहुंचा और अपना हाथ बढ़ाकर उसका फल पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी विकासवादी फल की ऊर्जा से वरिंदर का शरीर भी उड़ गया। वरिंदर गिल खुश हुआ था। उसने सोचा भी नहीं था कि विकासवादी फल पाने में वो गिर जाएगा। उसकी हालत देखकर कबीर ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, वरिंदर गिल, तुम भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हो। अब शिवांगी की बारी थी फल तोड़ने की। उसकी कोशिश भी नाकाम रही, जिससे वो भी गिर गई। बाकी सभी एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर ने भी प्रयास किया, लेकिन सभी को पीछे हटना पड़ा। कोई भी फल को छू भी नहीं पाया था। अंत में केवल समर और फूल परी ही बचे थे। बाकी सभी ने कोशिश की पर असफल ही रहे। फूल परी मनमोहक मुस्कान के साथ मुस्कुराई। उसकी नाजुक आकृति छोटे पेड़ की तरफ बढ़ी और उसने भी फल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। सबको खजाना अपने सामने ही दिख रहा था और कोई भी उसे निकाल नहीं पा रहा था। इससे वे बहुत चिढ़ गए थे। उसके हाथ बर्फ जैसे सफेद थे। बेहतरीन जेड की याद दिलाते हुए उसने अपने हाथों से उस विकासवादी फल को पकड़ा और सीधे पेड़ से तोड़ लिया। यह देखकर वरिंदर गिल, शिवांगी, कबीर और बाकी सभी दंग रह गए थे। फूल परी कितनी शक्तिशाली थी कि वो सफलतापूर्वक फल को तोड़ पाई। यह देखकर समर का चेहरा भी भारी पड़ गया था। डार्क नाइट एम्परर ने उसे पहले ही फल तोड़ने का सही तरीका बता दिया था। वो आखिर में फल तोड़ने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि फूल परी उसे पहले ही फल तोड़ लेगी। समर डार्क नाइट एम्परर से बात करते हुए चिंतित होते हुए मन ही मन टेलीपैथी से कहा, सीनियर, आपने मुझे सबसे आखिर में जाने को क्यों कहा था? अब हम क्या करें, जबकि फूल परी ने विकासवादी फल ले लिया है? समर ने सिर में डार्क नाइट एम्परर की आवाज गूंजी। उसने टेलीपैथी से ही जवाब देते हुए कहा, मैंने सोचा था कि मैं
ही एकमात्र व्यक्ति था जो विकास फल चुनना चाहता था। लेकिन मुझे लगता है कि फूल परी भी ये जानती थी। बहुत से लोगों ने पौराणिक विकास फल के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उन्हें तोड़ने का सही तरीका नहीं पता था। डार्क नाइट एम्परर को इसके बारे में तब पता चला जब वो खुद संत बन गया। इसीलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि फूल परी को कैसे पता चला। उसने सोचा था कि शायद फूल परी भी एक आत्म साधक थी। डार्क नाइट एम्परर उसकी वास्तविक भूमिका का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने समर से कहा, फूल परी बहुत शक्तिशाली है। तुम उसके सामने किसी भी खजाने पर अपना हाथ नहीं डाल पाएंगे। उससे अलग हो जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्या डार्क नाइट एम्परर के कहने के बाद समर फूल परी से अलग हो जाएगा? और क्या होगा जब समर फूल परी से अलग होगा? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में।